थैंक यू वेरी मच। एक तो पहले थोड़ी सी एक करेक्शन है कि करंटली आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम चेक दैट, so now I'm just doing private practice, and secondly is this sorry for the delay, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ। हमारे जो एक्चुअली अपडेटेड जो थी प्रेजेंटेशन वो यहाँ मेरे लैपटॉप पे चल नहीं सकी, इसलिए हम एक पुरानी जो प्रेजेंटेशन है जो उस पर गुजारा कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो निमोनिया के लिए इट्स वेरी टाइमली एक्चुअली, जो आजकल चूँकि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है, तो इसलिए निमोनिया पे एक टॉक की बहुत ज़रूरत थी। निमोनिया की जब हम बात करते हैं तो निमोनिया एक्चुअली इज दी इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा, और जब हम लंग पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो इससे मुराद वो पार्ट है जो डिस्टल टू दी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, और वो पार्ट है जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही होती है, और सिर्फ बिफोर है वो हमारा पार्ट है जो एयरवे का पार्ट है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जो है इसका लंग पैरेन्काइमा, दैट इज कॉल्ड निमोनिया। हम एटिपिकल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी टिपिकल वन, और उसको ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा कि टिपिकल निमोनिया एक्चुअली जो निमोनिया हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे उसमें यही था कि व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लेमेशन, तो जो एल्वोलाई हैं दे आर फिल्ड अप। जब वो फिल अप हो जाते हैं तो लंग विच इज नॉर्मली अ स्पॉन्जी स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू ए सॉलिड स्ट्रक्चर, जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। ये जो कंसोलिडेशन जब डेवलप होती है, जिसकी स्टेजेस जैसे हम पढ़ते हैं कि स्टेज ऑफ कंजेशन है, रेड हेपेटाइजेशन है, ग्रे हेपेटाइजेशन है, और स्टेज ऑफ रेजोलेशन है। जब ये डेवलप होती हैं तो इसके लिए टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स सजेस्टिव ऑफ कंसोलिडेशन हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में मिलते हैं। अगर हम इसका एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में हमें एक ओपेसिटी मिलती है जो टिपिकल ऑफ निमोनिया है। और जब हम इसकी बात करते हैं कि ये अक्यूट ऑनसेट होता है, उसी हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है जो कंसोलिडेशन या टिपिकल निमोनिया गिव राइज करता है, एंड दैट रिस्पॉन्ड टू पेनिसिलिन और बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स। तो शुरू में तो जब हमारे पास एंटीबायोटिक्स आई तो वो सारी इसको रिस्पॉन्ड कर रही थी, लेकिन लेटर देखा कि कुछ पेशेंट जो हैं वो टिपिकल निमोनिया की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो इस पे जो हमने जब देखा तो इसके लिए फिर देखा कि देयर आर सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म जो इससे थोड़े डिफरेंट बिहेव करते हैं, और उनमें जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो कम्युनिटी में पाया गया है जिनकी वजह से ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, वो एटिपिकल प्रेजेंटेशन में भी हो सकती है, साइन सिम्टम में भी हो सकती है, और वही प्रेजेंटेशन एक्सरे की पिक्चर पे भी होती है। तो इसमें जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है कम्युनिटी में वो माइकोप्लाज्मा निमोनी, क्लेमाइडिया निमोनी और क्लेमाइडिया सिस्टिसी और लेजिनेला, ये स्पीशीज हैं जो गिव राइज करते हैं। फर्क इसमें क्या पता चला कि जो पैथोलॉजी है उसमें इसमें एल्वेलाई फिल्ड अप नहीं होते, बल्कि जो इन्फ्लेमेशन है वो एल्वेलाई के बाहर जो इंटरस्टिशियम है उसमें होती है, जिसकी वजह से वो टिपिकल एक कंसोलिडेशन डेवलप नहीं होती, और इसीलिए एक्सरे पे भी टिपिकल एक पूरी ओपेसिटी नज़र नहीं आती। और सेकेंडली जब हम देखते हैं तो एक्सरे पे जितनी उसकी प्रेजेंटेशन आ रही होती है, जितनी उसकी सिविरिटी होती है, पेशेंट बात का उससे ज़्यादा सफ़र कर होता है, क्योंकि जो इंटरस्टिशियम है जब ये थिकन होता है तो ये इससे गैस एक्सचेंज को इम्पेयर करता है, जिसकी वजह से पेशेंट यूजुअली एक्सरे सिविरिटी के से ज़्यादा क्लिनिकली सीवियर होता है समटाइम्स, और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी मेंटेन नहीं हो रही होती। जैसे कि आजकल हम वायरल निमोनिया जो ये पैंडेमिक के साथ एसोसिएटेड है निमोनिया वो देख रहे हैं इसमें। तो इसमें जो ये तो ब्रीफली है कि एटिपिकल और टिपिकल का फर्क क्या है, और इनमें जो क्लिनिकल फीचर में नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जो सिम्टम में जो फर्क आ रहा है, कहते हैं एटिपिकल निमोनिया विल हैव सर्टेन सिम्टम व्हिच आर मोर ऑफन देन द यूजुअल टिपिकल निमोनिया, जैसे प्रोमिनेंट हेडेक, लो ग्रेड फीवर, जबकि हमारा टिपिकल निमोनिया में हाई ग्रेड फीवर विद राइगस होता है। ईयर एक, क्योंकि ये मेजॉरिटी जो तीन इसमें है ये कॉमन बैक्टीरिया हैं जो ओटाइटिस मीडिया करते हैं, इसलिए इनके साथ ईयर एक का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा सोर थ्रोट इसमें ज़्यादा कॉमन होता है। यूजुअली एटिपिकल निमोनिया में सिम्टम माइल्डर होती हैं दैन दी जो उसके साथ के हिसाब से, बट इज मोर परसिस्टेंट दैन टिपिकल निमोनिया। और इसकी नेक्स्ट स्लाइड देखें।
इसमें जो हमारे फिर एंटीबायोटिक्स है, यूजुअली जो एंटीबायोटिक हैं स्ट्रेप्टोकोकस को यूजुअली जैसे हम कहते हैं निमोनिया, बीटा लैक्टेम है या पेनिसिलिन है, उनको रिस्पॉन्ड करता है। तो एटिपिकल निमोनिया जो है इनका रिस्पॉन्स टू हमारी जो यूजुअल एंटीबायोटिक्स हैं उनके साथ नहीं होता है। और सेकेंडली अनलाइक जो टिपिकल निमोनिया है इसकी सिवियरिटी चूँकि कम होती है, इसलिए समटाइम इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूजुअली पेशेंट आर ट्रीटेड इन कम्युनिटी, तो इसको वॉकिंग निमोनिया का नाम भी दिया है। नेक्स्ट प्लीज। इसमें अगर हम पहले ब्रीफली अब सारी चीज़ों को देखते हैं, एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो टिपिकल निमोनिया के बारे में ये है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमें निमोनिया को क्लिनिकली डायग्नोज करना पड़ता है और एम्पेरिकली ट्रीट करना पड़ता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें ये निमोनिया कहाँ पे हुआ है, जैसे और किसको हुआ है, जैसे क्या एज क्या थी उसकी, ऑक्यूपेशन क्या है, इम्यून स्टेटस क्या है, अंडरलाइंग लंग कंडीशन क्या है, कोमॉर्बिडिटीज क्या है। इसी तरह ये इन्फेक्शन उसने एक्वायर या निमोनिया एक्वायर कहाँ किया है, कम्युनिटी में किया है या हॉस्पिटल में। अगर हॉस्पिटल में किया है तो क्या आईसीयू में है या जनरल वार्ड में है, और अगर आईसीयू में है तो क्या वेंटिलेटर पे है या अदरवाइज। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे क्राउडेड प्लेसेस हैं, अगर वहाँ पे हो तो ऑर्गेनिज्म उसके हिसाब से प्रेवलेंट ऑर्गेनिज्म बदल जाते हैं और निमोनिया की इसलिए उसकी बिहेवियर भी बदल जाता है। अगर हम ये सारी चीज़ें अपने जेहन में रखें तो हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस करके ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इवन जो टिपिकल निमोनिया है उसके लिए भी जो इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है वो हमें लेस देन 1/3 केसेस में हम ऑर्गेनिज्म आइसोलेट कर पाते हैं, मेजॉरिटी में हमें एम्पिरिकली ट्रीट करना होता है। इसी तरह एटिपिकल का भी है, क्योंकि इसमें जो टेस्ट ज़रूरी होते हैं वो यूजुअली काफ़ी हमें टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो उस हिसाब से हमें नहीं मिल सकते। तो सबसे पहला जो क्लेमाइडिया की बात करेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो क्लेमाइडिया में इज वन ऑफ द कॉमन काज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और इसमें होता क्या है कि इसमें अपर एयरवे और लोअर एयरवे दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है एंड इट डैमेज द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम थ्रोट, विंड पाइप और लंग। तो इसलिए जो सिम्टम्स हैं वो भी सारी सजेस्टिव होती होंगी, थ्रोट से लेके तो निमोनिया तक सारे ही इन्वॉल्व होंगे। इंडिविजुअल पेशेंट में कोई एक सिस्टम, एक पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है और उसी के हिसाब से हमें सिम्टम भी उसके हिसाब से वेरी कर सकती हैं। कुछ लोगों में बिल्कुल माइल्ड सिम्टम होती हैं, कुछ में सिम्टम नहीं भी होती, और कुछ जो हैं उनमें बहुत सीवियर हो सकती हैं अगर ये निमोनिया कॉम्प्लिकेट हो जाए। इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये 3 to 4 वीक्स है। नेक्स्ट प्लीज। इसमें जो इसकी है, जो अगर हम इसका देखें कि इसका जो लाइफ साइकिल क्या है, तो दो तरह की इसमें जो कंसिस्ट ऑफ 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्लेमाइडिया, एलिमेंट्री बॉडीज एंड रेटिकुलेट बॉडीज। इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन एलिमेंट्री बॉडीज जो है ये एक्चुअली फ्री होती हैं, देन दे इन्फेक्ट द सेल, विद इन द सेल दे स्टार्ट डिवाइडिंग, और फिर ये कंसोलिडेट होती हैं और रेटिकुलेट बॉडी में बदल जाती हैं। और जब रेटिकुलेट बॉडीज हैं ये दोबारा फिर सेल से ब्रेक करके बाहर आती हैं, देन दे स्टार्ट इन्फेक्टिंग न्यू सेल्स। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। हेलो। नेक्स्ट। ये हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट जी। नेक्स्ट। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट किन की होती है, जब अभी हमने कहा कि अगर हमें ये पता हो कि हु इज इन्फेक्टेड, पिछली स्लाइड पे आ जाए, हु इससे पिछली पे आगे चले गए, 2 स्लाइड पीछे आ जाए, बिल्कुल शुरू में आप चले गए। तो इसमें हाँ जी, ये तो कौन से, ये नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट चलें जी। नेक्स्ट। हाँ। नेक्स्ट। हाँ, ये वो वल्नरेबल ग्रुप है जिसमें आमतौर पे हम ये क्लेमाइडिया इन्फेक्शन देखते हैं। इट कैन इन्वॉल्व एनी एज ग्रुप एंड, लेकिन कहाँ पे ज़्यादा कॉमन है ये एज ग्रुप में, जो स्कूल में जहाँ क्राउडेड प्लेसेस हैं लाइक स्कूल्स, कॉलेज रेजिडेंस, मिलिट्री बैरक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल। और इसमें ओल्डर एज हो तो सबको सकता है, लेकिन जो सीवियर डिजीज है वो ज़्यादातर ओल्डर एज में देखी गई है। नेक्स्ट। जो साइन सिम्टम आ रहे हैं उसमें, क्योंकि हमने कहा कि अपर एयरवे भी इन्वॉल्व हो सकता है और लोअर एयरवे भी, तो राइट फ्रॉम रनिंग एंड स्टफी नोज
fatigue, general symptom, low grade fever, hoarseness of eyes, sore throat और right to the lower respiratory tract में pneumonia के typical symptoms तक ये आ जाता है और इसमें symptom can continue for several weeks. बाद तक पेशेंट फीवर वगैरह सेटल होने के बाद भी कुछ कफ और इरिटेशन और सोर थ्रोट वगैरह जारी रहता है. नेक्स्ट प्लीज. कॉम्प्लिकेशन में मतलब इसके इंकफ्लाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इट माइट कंट्रीब्यूट टू क्रॉनिक कंडीशन सच एज एस्थमा एक्सरबेशन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोसिरोसिस. ये सारी कंडीशन कॉम्प्लिकेशन हैं जो इनमें हो सकती हैं. नेक्स्ट प्लीज. और इसमें देखें हमारा जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस मैंने जैसे पहले कहा मोस्टली तो हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस है, लेकिन इसमें अगर हमें जो इसको डायग्नोसिस प्रूव करने के लिए हम जो सैंपल सबमिट कर सकते हैं उसके लिए एक बात ज़रूरी है कि हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट सैंपल वो सबमिट करना है. अगर पेशेंट की 3 डोमिनेंट सिम्टम कहाँ पे हैं, अगर नेज़ोफेरेंजियल ज़्यादा सिम्टम है तो वो स्वैब चाहिए, अगर ओरोफेरेंजियल चाहिए, अगर डीपर डाउन है तो स्पूटम चाहिए, अगर उसके लाम नीचे है और वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हम ब्रोंकोस्कोपी के जरिए बैल या ब्रोंकियल वाशिंग ले सकते हैं. इस तरह अगर एनकाफ्लाइटिस वगैरह है तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी सबमिट किया जा सकता है टेस्टिंग के लिए. तो जो पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव अगर आप वहाँ से सैंपल लेंगे तो इसकी यील्ड बढ़ सकती है. नेक्स्ट जो टेस्ट अवेलेबल है नेक्स्ट उसमें हमारा PCR है, रियल टाइम PCR विच इज अ प्रेफर्ड मेथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस इन्फेक्शन. सीरोलॉजी एंजाइम इम्यूनो ऐसे हम कर सकते हैं बट दे लेक स्पेसिफिसिटी, दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉट ऑप्टिमल फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट डिसीजन. उसमें क्योंकि हमने पेड सीरम लेना होता है, सीरम लेके उसको कंपेयर करना होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब आपको ये क्लियर होगा डायग्नोसिस क्या है उस वक्त तक आप पेशेंट को ट्रीट कर चुके होंगे. तो ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिसीजन के लिए वो सीरोलॉजी बहुत बेहतर नहीं है. कल्चर जो है इट इज़ डिफिकल्ट टू कल्चर, टाइम कंज्यूमिंग है, लो सेंसिटिविटी है, लो स्पेसिफिसिटी है और फिर इसके बाद इसको पॉजिटिव रिजल्ट हैव टू बी वेरीफाइड बाय PCR. तो अगर इसमें हमें कोई टेस्ट है ऑल्दो इज एक्सपेंसिव, PCR कैन हेल्प अस मोर देन एनी अदर सीरोलॉजी और कल्चर. नेक्स्ट. तो इसमें जैसे हमने कहा कि एक्सरे में जो फाइंडिंग है वो क्या है, वही जो हमने पहले भी जिक्र किया कि प्रीडोमिनेंटली जो इन्वॉल्वमेंट होती है यूनिलैटरल होती है, एल्वेलर इनफिल्ट्रेट एंड ब्रोंकोनिमोनिया. ब्रोंकोनिमोनिया में और निमोनिया में हमने पहले एक बात की थी कि निमोनिया में क्या है एल्वेलर एल्वेलाई आर फिल्ड अप विद एक्सुडेट और ब्रोंकोनिमोनिया में क्या होता है कि उसमें जो एयरवे हैं स्मॉलर एयरवे दे आर मेनली इन्वॉल्व और उसके साथ जो है adjacent alveoli they are also affected, so they don't give you एक opaque shadow और they frank consolidation patchy shadowing आपको मिलेगी. इसको ब्रोंकोनिमोनिया हम कहते हैं या इंटरस्टिशियल shadowing मिलेगी जो लीनियर शैडो वहाँ पे नजर आते हैं. इट इज यूजुअली कन्फाइंड टू वन सिंगल लोब और अगर उसकी में बात करें तो लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट इज मोर फ्रीक्वेंट देन मिडल और अपर लोब. Up to 25% of cases, one may find small or moderate amount of pleural effusion. It may progress bilaterally in severe cases. लेकिन इसमें हाइलर और मिडिस्टाइनल lymphadenopathy that is not common. Next please. एक्सरे में ये वही शैडो जो अभी हमने जिक्र किया. नेक्स्ट प्लीज. तो ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली जैसे हमने कहा कि माइल्ड और नो सिम्टम वाले पेशेंट भी होते हैं तो इसमें भी सेल्फ लिमिटिंग, पेशेंट मे नॉट सीक एडवाइस. लेकिन ये है कि बिकॉज इसे स्ट्रिक्टली अगर हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि स्ट्रिक्टली हमने डिस्कस भी किया जहाँ शुरू में, तो ये इंट्रासेलुलरली ग्रो करते हैं माइक्रोब, तो हमें ऐसी एंटीबायोटिक चाहिए जिनकी इंट्रासेलुलर पेनिट्रेशन हो. तो इसके लिए जो आइडियल हैं वो मैक्रोलाइज हैं जिसमें रिथ्रोमाइसिन फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी, टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज और फ्लोरोक्विनोलोन कैन आल्सो बी यूज. नेक्स्ट प्लीज. Legionella and Pontiac fever. Next please. इसमें अगर देखें तो देयर मोर देन 60 स्पीशीज लेजिनेला, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली विच कॉजेज निमोनिया इज लेजिनेला न्यूमोफिलिया सीरोग्रोप 1. और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली कि दिस इज ट्रांसमिटेड वाया इनहेलेशन ऑफ एरोसोलाइज्ड वाटर कंटेनिंग द बैक्टीरिया. इसलिए ये इम्पोर्टेंट है
कि ये वहाँ पे ज़्यादा हमें मिले हैं जहाँ पे किसी तरह वाटर एरोसलाइजेशन हुई और वहाँ पे एयरबोर्न इन्फेक्शन के साथ ये ज़्यादा स्प्रेड करता है। फर्स्ट टाइम जब ये डायग्नोज हुआ तो एक होटल में जिसमें ये सेंट्रल सिस्टम था और उसमें ये वहाँ पे लोग वेटरन इकट्ठे हुए, आर्मी के वेटरन, और वहाँ पे काफ़ी सारे क्लस्टर हुआ जहाँ पे इन्वेस्टिगेट होने के बाद ये ऑर्गेनिज्म सामने आया। So it's likely to be underdiagnosed, but still there are more than 600 cases reported in USA in 1 year, 2015. इसमें जो प्रोमिनेंट फीचर है जो इसको डिस्टिंग्विश कर सकती है कि अगर निमोनिया के साथ डायरिया है किसी को या एलिवेटेड सी के क्रिएटिनिन काइनेज लेवल्स हैं, दैट कैन पॉसिबली पॉइंट आउट टू डायग्नोसिस। नेक्स्ट, फिर वही बात है किस किस में कॉमन है। वहाँ हमने कहा था पिछली बार के एनी एज ग्रुप, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने पहले भी कहा कि फर्स्ट जो ग्रुप भी आइडेंटिफाई हुआ वो वेटरन का था, आर्मी वेटरन का था। तो एज मोर देन 50 years, दैट इज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, स्मोकिंग, chronic lung diseases, reduced immune system either due to disease or medication like steroid or any other, systemic malignancy, underlying illness such as diabetes, renal failure, hepatic failure, recent travel and exposure to hot tub again। ये जो है ये हॉट वाटर का ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए जहाँ पे हॉट वाटर एस्टलाइज होता है वहाँ पे इसके चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे फिर वो है कि ये दो जगह पे ज़्यादा है पिछली साइड से, कि एक तो ये यूबिकेटस है इन वाटर और दूसरा ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है। तो वाटर में ये कहते हैं कि अमीबा के अंदर और उसके अंदर ये ग्रो करता है। तो अमीबा सर्व एज ए प्रोटेक्टर और न्यूट्रिशन प्रोवाइडर भी, और जब आप बॉडी के अंदर होता है तो एल्यूलर मैक्रोफेजेस में ये ग्रो करता है और वो उसका फंक्शन वही है जो वाटर में अमीबा जो सर्व करते हैं कि वो इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और वो इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। दो तरह की डिजीज़ हैं, जो सीवियर डिजीज़ है उसको हम लेजिनरी डिजीज़ कहते हैं और जो माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग फ्लू लाइक सिम्टम है वो कॉन्टेक्ट फीवर कहलाता है। नेक्स्ट प्लीज। इसमें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन है। जो लीजनल डिजीज क्लिनिकल फीचर में फीवर, माइल्डिया, काफ, शार्पनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, कंफ्यूजन, नाजिया, डायरिया, जबकि इसके मुकाबले में कॉन्टेक्ट फीवर जो है वो अपर रेस्पिरेटरी फ्लू लाइक सिम्टम है और वो सारी सिम्टम और साइन जो फ्लू में आते हैं वो इसमें आपको नजर आएंगे। इस तरह निमोनिया क्लिनिकली और लॉजिकली लेजनल डिजीज में मौजूद होता है। यूजली कॉन्टेक्ट फीवर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे निमोनिया की फाइंडिंग नहीं मिलेगी। इसी तरह जिसमें ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट करते हैं और एक्चुअली ऑर्गेनिज्म ही काज करते हैं ये डिजीज, जबकि जो कॉन्टेक्ट फीवर में it is inflammatory response to the endotoxin. Incubation period is longer for lesional disease, which is 2 to 10 days, and it is short for contact fever, which is 24 to 72 hours. Next. इस तरह ये आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी पॉसिबल, और दूसरा में हमने वैसे ही कहा कि वो एंडोटॉक्सिन को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मिलने के चांसेस नहीं होंगे। इसी तरह इसमें ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स विल बी द ट्रीटमेंट, और कॉन्टैक्ट में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट काफ़ी है। और इसी तरह जो आउटकम है, हॉस्पिटलाइजेशन इज मोर कॉमन एंड फर्टिलिटी रेट इज 10% इन केसेस ऑफ लेजनल डिजीज, और कॉन्टैक्ट में यूजुअली इज ओडो ट्रीटमेंट and fatalities are extremely rare. Next please. डायग्नोसिस में फिर वही बात है कि वही सैंपल हैं जो हमने लेने हैं, द पार्ट विच इज मोस्ट इन्वॉल्व, वहाँ से अप्रोप्रिएट सैंपल अगर लिया जाए तो वो हेल्पफुल हो सकता है। उसमें हमारा स्पूटम हो सकता है, BL हो सकता है, एंड serological tests which are again non-specific and not recommended, और यूरिनरी एंटीजन दैट कैन हेल्प इन सजेस्टिव हिस्ट्री एंड एग्जाम, जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हो तो यूरिनरी एंटीजन कैन हेल्प, लेकिन वो भी डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है, लेकिन चूंकि वो बाद में देर तक परसिस्ट करता है तो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को मॉनिटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद भी काफ़ी देर तक आफ्टर फ्यू वीक ऑफ इन्फेक्शन इट कैन बी रिकवर्ड। नेक्स्ट प्लीज। तो डायग्नोसिस में फिर वही बात है कि अगर ये सारा हमने पहले भी ये जिक्र किया और ये सारे एटिपिकल के निमोनिया के लिए ही अप्रोप्रिएट है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इवन टिपिकल और एटिपिकल हम एम्पिरिकली ट्रीट कर रहे होते हैं पेशेंट को,
और मोस्ट ऑफ द टाइम एज अर्ली एज यू स्टार्ट ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स बेहतर होगा, कॉम्प्लिकेशन रेट कम होता है। लेकिन ये टेस्ट जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है, कल्चर भी करवाएंगे तो इट विल टेक फ्रॉम 72 आवर्स टू अप टू सम वीक। तो इसलिए जो रूटीन टेस्टिंग है यूजुअली इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वी हैव टू ट्रीट इट एम्पिरिकली। किन जगहों पे हमें टेस्ट करवाने पड़ेंगे? उन पेशेंट में जिनमें कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की ट्रीटमेंट जो हम अब ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं वो अगर फेल हो जाती है, पेशेंट है सीवियर निमोनिया स्पेशली दे आर इन आईसीयू, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट अगर हैं, पेशेंट हु ट्रेवल्ड अवे और ऑल पेशेंट विद निमोनिया इन द सेटिंग ऑफ लेजनर डिजीज आउटब्रेक, वहाँ पे इनके टेस्ट करते हैं। और पेशेंट विच आर एट रिस्क ऑफ जो हेल्थ केयर एसोसिएट निमोनिया, हेल्थ केयर एसोसिएट निमोनिया से मुराद वो जगह हैं जहाँ पे या तो हेल्थ प्रोफेशनल या वो पेशेंट या वो लोग जो उसको फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं। तो इन हॉस्पिटल की सेटिंग में जो प्रेवलेंट ऑर्गेनिज्म है वो चेंज हो जाते हैं, फ्लोरा चेंज हो जाता है। इन सब केसेस में जो रूटीन में हम कम्युनिटी में ऑर्गेनिज्म पा रहे होते हैं वो नहीं, बल्कि जो हॉस्पिटल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूजली इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए अगर ये सस्पेक्ट हो कि पेशेंट का हेल्थ केयर एसोसिएट निमोनिया है, उन केसेस में भी हमें टेस्टिंग के लिए जो कल्चर है या पीसीआर है ये इसके लिए हम उसके लिए एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक अगेन फ्लोरोक्विनोलोन फर्स्ट चॉइस है, देन मैक्रोलाइड एंड डॉक्सीसाइक्लिन। अब फर्क क्या है? ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट यूजुअली इन नॉर्मल केसेस 5 to 10 days, but if this infection happens in an immunocompromised patient, then it may be up to 3 weeks treatment चाहिए होगी। नेक्स्ट प्लीज। प्रिवेंशन में जैसे हमने पहले कहा था कि चूंकि ये हार्ट वाटर में ये ऑर्गेनिज्म जो है ये ग्रो करता है और इसीलिए और एरोसोलाइज वहाँ से होकर डिजीज स्प्रेड करता है, आउटब्रेक नहीं आते हैं, इसलिए हमें वाटर रिसोर्सेज को ही मेंटेन करना है। उसके लिए एक ऑप्टिमल ये हॉट वाटर जो है ना हॉट टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म है, तो जिस टेम्परेचर में जो इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर है उसके आउटसाइड हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, स्टैग्नेशन को प्रिवेंट करेंगे, अप्रोप्रिएट फिल्टर यूज करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन करेंगे, केमिकल डिसइंफेक्शन करेंगे। क्योंकि मेन इसका जो स्प्रेड है वो वहीं से एरोसोलाइजेशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर से है, इसलिए हमने जो भी वहाँ पे और उन्हीं बिल्डिंग्स में उन्हीं जगहों पे ये ज़्यादा पाया गया जहाँ पे ये ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद थी। नेक्स्ट प्लीज। माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन। नेक्स्ट। माइकोप्लाज्मा ये भी शुरू में इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी। शुरू में जब ये माइकोप्लाज्मा फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ तो उन्हें लगा कि ये क्योंकि इसकी जो हम देखते हैं आगे देखेंगे भी ये प्लियोमार्फिक है, मुख्तलिफ शेप चेंज करता रहता है और उसकी वजह भी है जो डिस्कस करेंगे। तो उन्हें लगा कि शायद ये फंगस की तरह जो फिलामेंट टाइप ग्रोथ करता है और इस तरह ये, इसलिए उन्होंने शुरू में कहा कि शायद ये कोई फंगस है या कोई फंगस उसके इन बिटवीन चीज़ है, लेकिन अब हमें पता है कि इट्स बैक्टीरिया। इसका जो एक स्मॉल सेल वॉल्यूम है और उस स्मॉल सेल वॉल्यूम की वजह से ही जो कि लेस देन 5% ऑफ ए टिपिकल बैसिलस है, इट कैन पास थ्रू द फिल्टर यूज टू रिमूव बैक्टीरिया। तो नॉर्मल फिल्टर में से इट कैन पास, लाइट माइक्रोस्कोपी कैन नॉट डिटेक्ट इट, इसलिए इसको भी स्पेशलाइज टेक्निक से देखना पड़ेगा डायग्नोसिस के लिए भी। डज नॉट प्रोड्यूस विजिबल टेबिलिटी इन लिक्विड ग्रोथ मीडिया टू गेट ए विजुअल कंफर्मेशन ऑफ ग्रोथ, स्पेशलाइज्ड कल्चर मीडिया इज यूज्ड। नेक्स्ट प्लीज। दूसरी एक खास बात क्या है कि जैसे वहाँ पे भी माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी सेल वॉल नहीं है। जो सेल वॉल ना होने की वजह से इट कैन चेंज इट्स शेप, जो भी सराउंडिंग जो होती है शेप, उस शेप का अख्तियार कर सकता है। इट कैन सिमिलरली जो वो सारी एंटीबायोटिक जैसे बीटा लैक्टेम है जो सेल वॉल पे एक्ट करती हैं, क्योंकि इसकी सेल वॉल ही नहीं है इसलिए वो इसके अगेंस्ट इन्फेक्टिव हो जाती हैं। एंड देन इट इज एक्सट्रीमली ससेप्टेबल टू डिसीज फॉर ड्राइंग, क्योंकि ये वाला क्योंकि इसकी सेल वॉल नहीं है, जैसे ही ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होगा तो ये ड्राई आउट हो जाएगा, सो इट कैन नॉट स्प्रेड। अगर ये थोड़ी देर भी बाहर रहेगा स्प्रेड नहीं कर सकता, इसलिए ये क्लोज कॉन्टैक्ट से स्प्रेड करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो ड्यू टू लैक ऑफ रिजिड सेल वॉल। नेक्स्ट प्लीज।
एक्सेसिवली ये जो माइकोप्लाज्मा है इज ए ह्यूमन पैथोजन, पहले भी हमने जिक्र किया, एयरबोर्न ड्रॉपलेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है और इसका टॉक्सिन एक प्रोड्यूस करता है जिसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम टॉक्सिन कहते हैं, कार्ड। और ये कार्ड जो टॉक्सिन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर is many of its colonization as well as its manifestation. Next please. पहले भी जैसे प्राइमरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है, it prevent the host mucosary clearance mechanism, therefore it's difficult to get rid of. दूसरा है bacterial attachment damage the respiratory epithelial cells at the base of the cilia and activate, जहाँ वहाँ पे उसको डैमेज करेगा तो it activate immune response, local cytotoxic effect इसके आएंगे. नेक्स्ट प्लीज. माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शन जो है दूसरा के प्राइमरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है, इट कैन इन्वेड टिश्यूज एंड रिप्लिकेट इंट्रासेलुलर एज वेल, और इसकी इंट्रासेलुलर प्रेजेंस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर latent and chronic infection which is associated with mycoplasma. It facilitates it to invade into the to evade the immune system, यानी immune system को ये evade कर सकता है and can survive, interfere with the efficacy of certain drug therapies again. Next please. Incubation period is 1 to 4 weeks. Upper और lower दोनों को involve कर सकता है. It can have wide range of extrapulmonary manifestation as well, even without sometimes respiratory obvious respiratory disease. इसलिए इसकी डायग्नोसिस और भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है. अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम के साथ आता है तो फौरन वहाँ सोच जाती है, जब रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं होंगी तो मतलब इसका चांसेस हैं कि मे बी मिस डायग्नोज और गलत जगह पे इन्वेस्टिगेट और ट्रीट हो रहा हो. और मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन अपर और लोअर की दोनों की हैं, तो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, फ्रेंजाइटिस, उसके अलावा मिलेज, फीवर, काफ, हेडेक जो हम पहले भी डिस्कस किया है टिपिकल के साथ एसोसिएटेड है, वो सारी कॉमन मैनिफेस्टेशन इसके साथ हो सकती है. नेक्स्ट प्लीज. ऑनसेट इज यूजुअली ग्रेजुअल एंड सब एक्यूट. हाउएवर इसकी जो प्रॉब्लम है कि ये परसिस्ट कर सकता है अप टू वीक्स. यूजुअली जो है माइल्ड और सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, बट डिजीज कैन परसिस्ट फॉर वीक और मंथ. Organisms may persist for several weeks in oropharynx despite of completion of recommended antimicrobial therapy and resolution of clinical symptoms. So बाद का ये फ्लोरा में आइसोलेट बाद में भी देर तक हो सकता है. नेक्स्ट. कॉम्प्लिकेशन में सीवियर निमोनिया, एक्सेसरेशन एस्थमा, एन्केफेलाइटिस, हेमोलिटिक एनीमिया जिसके साथ कॉमन है, जो बाकी एटिपिकल के साथ में फ्रीक्वेंटली नहीं देखे जाते. रीनल डिसफंक्शन है, जीआई सिम्टम आ सकती हैं, और स्किन की खासतौर पे एरिथीमा मल्टीफॉर्म, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस दैट इज आल्सो एसोसिएटेड. नेक्स्ट प्लीज. सैंपल के लिए फिर वही बात है, जहाँ जहाँ का है मोस्ट अप्रोप्रिएट सैंपल, जो पार्ट ऑफ दी अपर और लोअर एयरवे इन्वॉल्व है उससे आपने प्रॉपर सैंपल अगर लेंगे तो डायग्नोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं. सीरोलॉजी के लिए ऑब्वियसली सीरम चाहिए. इसमें भी जो आपका रियल टाइम पॉलीमरेज रिएक्शन जो है पीसीआर दैट इज हाईली सेंसिटिव, स्पेसिफिक, रैपिड बट एक्सपेंसिव एंड इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. सीरोलॉजी not reliable, class activity काफी है and it's maybe sensitive but it's low specificity. Culture जो है they are 100% specific but they are time consuming, expensive और technically difficult. ये सारी चीजें यही ज़ाहिर करती हैं कि एटिपिकल निमोनिया को अगर आप प्रूव करना चाहेंगे तो that is actually at this stage difficult है. Next. ट्रीटमेंट में वही तीनों चीजें इसमें भी मैक्रोलाइड, फ्लोरोक्विनोलोन, टेट्रासाइक्लिन. नेक्स्ट प्लीज. सिटाकोसिस लास्ट जो है. नेक्स्ट. क्लेमाइडिया स्पीशीज है सिटासी, एन इंट्रासेलुलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम. Usually it infects the birds, but less commonly it can infect human as well. वो कैसे करता है? By inhaling the dust containing the dried droppings and secretions
And symptomology में wide range of symptoms है, including fever, headache, and dry cough. The illness can also cause pneumonia and less commonly. Next, please. Next, please. ये वही रेपिटेशन है कि इससे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये rarely it can less commonly it can involve human by inhalation of dust. Next, please. Incubation period typically 5 to 14 days. Again, widespread spectrum from no symptom and sign to severe systemic illness, including pneumonia. Next, please. Symptomatology में upper RTI, lower RTI और कुछ relative symptoms हैं. तो upper RTI में abrupt onset of fever and chills, headache, muscle ache, non-productive cough, और जो इसको differentiate करता है बाकियों की निस्बत pneumonias में relative bradycardia, fever without increased pulse rate, splenomegaly and rash, though less frequent, mycoplasma में ज़्यादा आते हैं लेकिन इसमें भी आ सकते हैं और splenomegaly इसके लिए फीचर है. और pneumonia usually जैसे हम कहते हैं typical में it may be lobar but usually it is interstitial pneumonia. Right, next please. Complication में severe pneumonia, respiratory failure, endocarditis, myocarditis, hepatitis, arthritis, encephalitis, sepsis, and death occur in less than 1% of cases. Next, please. Again, sample के लिए वही फिर है कि sputum हमें मिल सकता है or any swab, nasopharyngeal and oropharyngeal swab और serum. इस केस में जो आपका PCR is available with a rapid, sensitive and specific serology test, again as non-specific and cross-reactivity to many other antibodies. Culture जो है that is actually time consuming and technically it's difficult. So most of the time we have to rely on clinical our setting or treatment. Next please. Treatment में tetracycline are the drug of choice and macrolide are the other alternative in cases if it is contraindicated, tetracycline like in children, or if any treatment failure is reported, so macrolide can be given. Next please. तो टेक होम मैसेज इसमें यही है कि जो हमने पहले जिक्र किया कि न्यूमोनिया टिपिकल और एटिपिकल, इसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री और क्लिनिकल जो हमारा असेसमेंट है दैट वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें किसको हुआ, कहाँ पे हुआ और किस सेटिंग में हुआ, और उसी के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो एडवाइस करनी पड़ती है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ट्रीट करना पड़ता है. जो इसकी बैक्टीरियोलॉजिकल कंफर्मेशन है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये डायग्नोस्टिक चैलेंज है, इसीलिए इट मे बी अंडर डायग्नोज और अंडर रिपोर्टेड. लेकिन अब जैसे ये PCR और कुछ और टेस्ट इमर्ज हो रहे हैं, होपफुली मतलब इसकी जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी एंड वी कैन मोर स्पेसिफिकली वी कैन ट्रीट. देन ट्रीटमेंट में मैक्रोलाइड एंड रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन दे आर करंटली द एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस which can cover majority of the community acquired atypical pneumonia. Thank you very much. If there is any question, we can go further.